तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बायोडायवर्सिटी के बारे में। तो ये एमएससी बॉटनी था सेमेस्टर का सिलेबस में है। तो हम लोग देखेंगे कि बायोडायवर्सिटी क्या होता है, इसको हम लोग कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इस सबसे शुरू हम लोग देखेंगे, इसमें कंटेंट देख लेते हैं कि इसके अंदर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंटेंट में देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, तीसरा है टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, मेथड ऑफ बायोडायवर्सिटी देखेंगे, कॉजेस ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉसेस देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, मैनेजमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी, इम्पोर्टेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी, उसके बाद कंक्लूजन, उसके बाद है रेफरेंस। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे बारी बारी से। पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन कि बायोडायवर्सिटी होता क्या है। मतलब हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं जैव विविधता। तो इस शब्द को सबसे पहले जो खोज किया था या जिसने कहा था वो है वाल्टर जी रोजेन ने सन 1985 में किया था। जैसे कि नाम से शब्दों से समझ सकते हैं कि बायोडायवर्सिटी क्या होता है। तो बायो का अर्थ है लाइफ और डाइवर्सिटी का अर्थ है वैरायटी। उसके बाद कहते हैं हमारे जो पृथ्वी पर है जो है वो 5 से 10 मिलियन स्पीसीज़ पाए जाते हैं, जिसमें से हम लोग केवल 2 मिलियन स्पीसीज़ को ही हम लोग जान सके हैं या पहचान सके हैं। अगर हम लोग इसका डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो जैसे कि जैव विविधता मतलब जीवों में विविधता को ही हम लोग जैव विविधता कह सकते हैं। लेकिन हम लोग इसको परिभाषा के तौर पर देखेंगे कि क्या होता है। तो क्या होता है कि बायोडायवर्सिटी जो होता है, बायोडायवर्सिटी जो होता है कि जो हमारे पृथ्वी पर जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हों, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बर्ड्स हो गए, ये सभी मिलकर जो है बायोडायवर्सिटी का निर्माण करते हैं। अगर हम लोग ऐसा सिंपल भाषा में कहें तो पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद पौधों, जानवरों और अन्य जीवों की संख्या और विविधता को ही हम जैव विविधता कहते हैं। अगर हम लोग जैव विविधता को देखें तो अगर हम लोग कहाँ कहाँ मिलती है उसको थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि हम लोग को ये डायग्राम में दिख रहा है, ये हम लोग का पूरा अर्थ है, ठीक है, जिसमें से भूमध्य रेखा है और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो है, जिसे हम लोग ट्रॉपिक रीजन कहते हैं, इनमें मतलब इस जगह में सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी हम लोग को देखने को मिलती है। अब आप लोग बोलेंगे कि इसी जगह पे हमें क्यों बायोडायवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं वो सीधी पड़ती हैं, जो 0 डिग्री सेल्सियस से या 0 डिग्री है, जिसे एस्टर हम लोग कहते हैं, जैसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, ये आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि यहाँ का टेम्परेचर अच्छा होता है और यहाँ पे जो वर्षा होती है वो अच्छी होती है। अगर हम लोग इस एरिया को देखें तो हम लोग का जो एरिया होता है तो सबसे ज़्यादा हम लोग को केरल, तमिलनाडु, इसमें हम लोग को बायोडायवर्सिटी हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी हम लोग देखेंगे कि यह 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के में उसमें कौन कौन सा होता है, आपका हो गया, आपका है स्पीसीज़ हो गया, इकोसिस्टम हो गया और जीन्स डाइवर्सिटी। तो अगर हम लोग स्पीसीज़ देखें तो हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ जिसे स्पीसीज़ कहते हैं वो पाई जाती है। जैसे हाथी हो गया, लायन हो गया, बर्ड हो गए, ये सब हो जाते हैं स्पीसीज़ के अंतर्गत। अगर हम लोग ह्यूमन को देखें या मानव को देखें तो इसमें भी अलग अलग प्रजाति पाई जाती हैं। तो जैसे कि हम लोग इंडिया में रहते तो हम लोग को इंडिया के लोग कुछ अलग दिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, ये सब के अलग अलग मतलब प्रकार से मतलब स्पीसीज में भिन्नता पाई जाती है। अगर उसके बाद हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम बोलेंगे तो इकोसिस्टम में तो विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हमारे इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। इसे हम लोग इकोसिस्टमिक डाइवर्सिटी कहते हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में क्या होता है कि इसमें इसके अंतर्गत होता है जल मतलब वाटर डाइवर्सिटी आ सकता है, टुंड्रा आ सकता है, टैगा आ सकता है, उसके बाद डिज़र्ट आ सकता है। मतलब इसमें बहुत सारे इकोसिस्टम आ सकते हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। उसके बाद हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी देखेंगे या जीन्स डाइवर्सिटी कहते हैं, जिसे अगर हम लोग ह्यूमन को देखेंगे तो उसके आने वाली पीढ़ी में अलग अलग वैरायटी मिलते हैं। पेरेंट्स से सन में आ सकते हैं, डॉटर में आ सकते हैं, अलग अलग कुछ भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पे जो डायग्राम में दिखाया गया जो मेंढक है, तो मेंढक के भी कई जेनेटिक के तौर पे अलग अलग वैरायटी देखने को मिलते हैं। इसे हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ बायोडायवर्सिटी।
मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम लोग देखेंगे। मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी को सबसे पहले विटाकर ने सन 1972 में तीन तीन भागों में विभाजित किया है, जिसमें से पहला है अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। तो अल्फ़ा डाइवर्सिटी क्या होता है कि अल्फ़ा डाइवर्सिटी क्या होता है कि एक पार्टिकुलर एरिया होता है जिसमें हम लोग वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु या पेड़ों या पादपों को हम लोग एक्सप्रेट नंबर के थ्रू हम लोग बता सकते हैं, तो इसे हम लोग अल्फ़ा डाइवर्सिटी कहते हैं। और बीटा डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, तो बीटा डाइवर्सिटी जो होता है जब दो हम लोग इकोसिस्टम को होते हैं, ये चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो या एक्वाटिक हो, जब इन दोनों के बीच हम लोग कंपेरिजन करते हैं तो इसे हम लोग बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। और थर्ड में आ जाता है गामा डाइवर्सिटी, जब हम एक बड़े से भूभाग या बड़े से लार्ज एरिया में देखते हैं जिसमें मतलब बहुत सारे इकोसिस्टम आ सकते हैं, तो उस बड़े क्षेत्र को ही हम लोग गामा डाइवर्सिटी कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से हम लोग का जो बायोडाइवर्सिटी है या जैव विविधता है वो किस प्रकार से लॉस होते जा रहा है। तो इसके दो कारण हैं, पहला है नेचुरल फैक्टर और दूसरा है मैन मेड फैक्टर। तो अगर नेचुरल फैक्टर को हम लोग देखें तो इसमें क्या हो सकता है, तो पोल्यूशन हो सकता है, ड्रॉग हो सकता है, मतलब ड्रॉग मतलब सूखा, उसके बाद बाढ़, भूकंप, ये सब आ सकते हैं। और पोल्यूशन में अगर हम लोग देखें तो एयर हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, इनकी वजह से जो है हम लोग को बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे लॉस होती जा रही है। अगर अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी के लॉस में देखें तो सबसे बड़ा इसमें भूमिका जो होती है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की होती है। और हम लोग अगर देखें तो ह्यूमन किस प्रकार से इसे लॉस करते जा रहा है, तो सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैबिटाट, मतलब प्राकृतिक आवासों को दिनों दिन लॉस करते जा रहे हैं ह्यूमन। जैसे कि खनन हो गया, खनन में सबसे ज़्यादा वही है कि प्राकृतिक चीज़ों का नाश होते जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हंटिंग एंड फिशिंग, तो शिकार करते हैं, फिशिंग करते हैं, देखिए ज़्यादा में करेंगे तो जो हम लोग का बायोडाइवर्सिटी है या हम लोग का इकोसिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर होते जाएगा या तो लॉस होते जाएगा। उसके बाद है ओवर एक्सप्लोटेशन। ओवर एक्सप्लोटेशन में क्या होता है कि प्राकृतिक संपदा जो भी है जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती है उसका अत्यधिक दोहन होते जा रहा है, जिससे हम लोग का बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे लॉस होती जा रही है। कलेक्शन फॉर जू एंड रिसर्चेस, मतलब जो हम लोग के एनिमल्स हो गया, प्लांट हो गया, ये सब को जो जू में ले जाते हैं या रिसर्च इंस्टीट्यूट में ले जाते हैं, जिससे कि हम लोग की बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। जू में ले जा सकते हैं जैसे एनिमल सबको ले जाते हैं, जैसे चिंपैंजी हो गया लायन हो गया, या कोई भी चीज़ ऐसा हो जाता है जिसे स्टडी किया जाता है, उनके जेनेटिक्स सबको स्टडी किया जाता है, जिससे कि जो इकोसिस्टम है वो थोड़ा चेंजिंग हो जाता है या हम लोग का बायोडाइवर्सिटी जो है धीरे धीरे लॉस होते जाता है। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, इसमें जो है कि रासायनिक केमिकल्स हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, कवकनाशी, कीटनाशी, इसके इस्तेमाल से जो है ये पेड़ पौधों में चले जाते हैं, जिससे पेड़ पौधों को जानवरों के थ्रू चले जाते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है या हो जाती है, जिससे कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे लॉस होते जाती है। उसके बाद पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा ह्यूमन के द्वारा ही किया जा रहा है आज के डेट में। जैसे इंडस्ट्री हो गया, व्हीकल्स हो गया, इनके द्वारा जो है सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं। ग्रीन हाउस के बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है, जिससे कि धीरे धीरे ग्लेशियर पिघलते हैं और भूकंप, बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि हम लोग किस प्रकार से हम लोग बायोडाइवर्सिटी को हम लोग बचा सकते हैं। ये इसके भी दो मेथड होते हैं, जिसे इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं और दूसरा है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन को हम लोग कहते हैं ऑन साइड कंजर्वेशन और दूसरा है ऑफ साइड कंजर्वेशन, ठीक है। तो इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी को उसी के एरिया में हम लोग जो है उनका सुरक्षित कर सकते हैं। किस प्रकार से, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, हॉट स्पॉट हो सकता है। तो बायोस्फीयर वह क्षेत्र होता है जहाँ पे जीव जंतुओं या पादपों को उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती है, जैसे पशु चराई हो गया, पेड़ों पौधों को काटना, यहाँ पे सख्त मना होता है, ठीक है। नेशनल पार्क में भी जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्स टू कंजर्वेशन, जिसे हम लोग ऑफ साइड कंजर्वेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो वहाँ मतलब उनके जो निवास स्थान है या मूल आवास होता है वहाँ से उनको निकाल कर एक ऐसे जगह में मतलब बाहरी स्थान में रखा जाता है या सुरक्षित किया जाता है। जैसे हो गया वो स्थान हो सकता है लेबोरेटरी हो सकता है, बोटनिकल गार्डन हो सकता है, सीड बैंक हो सकता है, जीन बैंक हो सकता है, क्रायो प्रिजर्वेशन हो सकता है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो सकता है। इनके इसमें यहाँ पे इनको संरक्षित किया जा सकता है। अगर हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखें तो जो फर्स्ट वाला जो है डायग्राम,
इसमें जो है इन सिटू कंजर्वेशन है, जैसे हाथी जो जो दिख रहा है उनको उन्हीं के क्षेत्र बड़े भूभाग में इन्हें संरक्षित किया जाता है। और दूसरा जो है एक्स सिटू कंजर्वेशन है, जिसे लेबोरेटरी हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हो गया, यहाँ पे इनको संरक्षित रखा जाता है। इसमें एक टर्म आया है हॉट स्पॉट, तो हम लोग हॉट स्पॉट के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि हॉट स्पॉट क्या होता है। हॉट स्पॉट उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ जहाँ जो जीव जंतु हैं या पादप हैं वो उनकी संख्या 15,000 से ऊपर होती है या दिनों दिन इनकी संख्या घटती जाती है, तो उस स्थान को हॉट पोस्ट के अंडर में रखा जाता है। हॉट स्पॉट का मीन्स होता है कि यहाँ पे अगर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिल सकती है, लार्ज नंबर में स्पीसीज पाए जा सकते हैं। स्पेसिफिक एंडेमिज्म मतलब हो सकता है कि यहाँ पे जो प्रजाति होती है